मैं उस दिन वापस पहुंच गया जब हान शुए की माँ ने 50,000 का बैंक कार्ड मेरे चेहरे पर दे मारा था। पिछले जन्म में मैंने वो कार्ड अपने पैरों तले कुचल दिया था और चिल्लाया था कि सच्चा प्यार अनमोल होता है। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? उसके होठों का तिरस्कार भरा एक ठंडा हंसी और हान शुए की नफरत से भरी नजरें। उस हान शुए के लायक बनने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कॉलेज में जी तोड़ मेहनत करके छात्रवृत्ति पाई। ग्रेजुएशन के बाद उसके परिवार की कंपनी में घुसा और सबसे निचले पायदान के कर्मचारी से शुरुआत की। मैं किसी से भी ज्यादा मेहनती था। दूसरे लोग सुबह 9 से शाम 5 करते तो मेरा शेड्यूल था 7। बाद में जब हान परिवार की कंपनी संकट में फंसी तो मैंने ही अपनी जान जोखिम में डालने वाली मेहनत और अपनी व्यापारिक सूझबूझ से एक ऐसा अहम निवेश खींच कर लाया जिसने कंपनी को दिवालिया होने के कगार से वापस पटरी पर ला खड़ा किया। मुझे लगता था कि मैं हान परिवार का सबसे बड़ा हितैषी बन जाऊंगा, पूरे हक और सम्मान के साथ हान शुए से शादी करूंगा। लेकिन मुझे जो मिला वो था मेरे शरीर का पूरी तरह चौपट हो जाना। लंबे समय तक अनियमित दिनचर्या और बेहिसाब काम के बोझ ने मेरी सेहत पर खतरे की अनगिनत लाल झंडियां लगा दी थीं। आखिरी बार जब मैं गिरा तो डॉक्टर ने बताया कैंसर है, आखिरी स्टेज का, और मेरे पास बस कुछ दिन बचे हैं। उसी वक्त हान शुए और लीहाई दोनों साथ में मुझे देखने आए। हान शुए की आंखों में अब पहले जैसी फिक्र नहीं थी, बस एक तरह की राहत भरी हल्की फुल्की सांस थी। और लीहाई ने तो अपनी खुशी बिल्कुल छुपाई नहीं। उसने हान शुए की कमर में हाथ डालकर ऊपर से नीचे देखते हुए मुझसे कहा, चेन यू, शुक्रिया, कंपनी अब बहुत स्थिर है और मैं और शियाओ शुए अगले महीने सगाई कर रहे हैं। हान शुए उसी की बाहों में सिमटते हुए बड़ी नरमी से बोली, चेन यू, मुझे दोष मत देना, मेरी माँ का कहना ठीक ही था, हम दोनों शुरू से ही अलग अलग दुनिया के लोग थे। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि जिस जिंदगी के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी उसमें मैं बस उनकी प्रेम कहानी का एक औजार भर था जिसे पूरी तरह इस्तेमाल करने के बाद आखिर में एक ठोकर मारकर दूर कर दिया गया। इस जन्म में मैं अब वो जलील बेचारा चाटुकार नहीं बनना चाहता था। मैंने फौरन वो बैंक कार्ड थाम लिया और अपने चेहरे पर एक खिली धूप जैसी चमकीली मुस्कान लाते हुए कहा, जी आंटी, बिल्कुल, मैं यहां से कोसों दूर चला जाऊंगा। लिन फांगक्विंग के चेहरे पर पहली बार एक दरार सी पड़ती दिखी। उसने अपने दिमाग में अनगिनत बार इस पल का रिहर्सल किया होगा, लेकिन मेरा ये रिएक्शन ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने उसके हाथ के उस पतले से कार्ड को देखा और मेरी आंखें चमक उठी। वो कोई आम बैंक कार्ड नहीं था, वो था मेरी नई जिंदगी की तरफ जाने का जहाज का टिकट और मेरे बीते हुए कल को दफनाने की ताबूत की आखिरी की। मुझे डर था कहीं वो अपना इरादा न बदल ले, सो मैंने झटके से वो कार्ड उसकी उंगलियों के बीच से खींच लिया और अपनी बात को पुख्ता करने के लिए मैंने खुद ही आगे बढ़कर कहा, आप पूरी तरह निश्चिंत रहिए, मैं न सिर्फ हान शुए को छोड़ दूंगा बल्कि कंपनी से इस्तीफा भी दे दूंगा और इस शहर से पूरी तरह गायब हो जाऊंगा। अपने सारे संपर्क नंबर बदल दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ हान शुए मुझे इस पूरी जिंदगी में कभी नहीं ढूंढ पाई। बताइए क्या ऐसे ठीक रहेगा? लिन फांगक्विंग पूरी तरह अवाक रह गई। उसने मुंह खोला, लेकिन जो भी बातें उसने पहले से सोच रखी थी वो सब वहीं उसके गले में अटक कर रह गई। एक शब्द भी बाहर नहीं निकला। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई अजीबोगरीब जानवर हूँ। मैं समझ सकता हूँ, कल ही तो हान शुए को खुश करने के लिए मैं उस मूसलाधार बारिश में आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक साइकिल चलाकर बस उसके लिए वो केक लेने गया था जिसका जिक्र उसने यूं ही मुंह चलाते हुए किया था। जब मैं उसकी बिल्डिंग के नीचे पहुंचा तो पूरी तरह भीगा हुआ, बिल्कुल एक भीगी बिल्ली सा लग रहा था। और हान शुए ने बस अपनी गाड़ी की खिड़की से सिर बाहर निकाला, केक लिया और थोड़ी घृणा भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहा, चेन यू, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? उस वक्त लीहाई नाम का वो लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसका हाथ स्टीयरिंग व्हील पर आराम से टिका था और वो मुझे एक अजीब सी नकली मुस्कान से देख रहा था। उसकी नजरों में मेरे लिए बस एक तमाशा था और थोड़ी सी दया, ठीक वैसे ही जैसे कोई उस कुत्ते को देख रहा हो जो अपने मालिक को खुश करने के लिए पूंछ हिलाते हिलाते थक जाता है। उस पल मेरे दिल में शिकायत की कोई लहर नहीं उठी थी, बस एक असीम गहरी उदासी भर गई। फिर मैं मुस्कुराया, अपनी जेब से बटुआ निकाला और उसमें से एक तस्वीर बाहर खींची। वो मेरी और हान शुए की एक साथ की फोटो। कभी यही मेरे लिए सबसे अनमोल चीज हुआ करती, लेकिन लिन फांगक्विंग के सामने मैंने बिना जरा सी भी हिचकिचाहट के उस फोटो के 2 टुकड़े कर दिए और पास ही पड़े कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर मैंने अपने बटुए से हान शुए से जुड़ी एक एक चीज, जो सस्ते से चाबी के छल्ले उसने कभी मुझे दिए, सब बाहर निकाल कर उसी कूड़ेदान में झोंक दी। आंटी, आप देख लीजिए, अपनी सच्चाई जताने के लिए मैंने ये सब चीजें छोड़ दी। अब तो आपको पूरा यकीन हो गया होगा। कैफे से बाहर निकलने के बाद मैंने सबसे पहला काम जो किया वो था बैंक जाना। एटीएम की स्क्रीन पर बैलेंस देखा, 5,01,354 रुपए। मैंने एक लंबी ठंडी सांस छोड़ी। उसमें से जो 1,354 रुपए ज्यादा थे वो मेरी पिछली जिंदगी की जी तोड़ मेहनत से बचाई गई पूरी पूंजी थी। कितना हास्यास्पद
हास्यास्पद है न, और कितना दुखद। मैंने बिना किसी हिचक के 10,000 रुपए कैश निकाले, जेब में डाले और फिर सीधा उस जगह पहुंचा जो मेरे लिए सबसे जानी पहचानी थी, हान ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे। मैं अंदर नहीं गया, बस सड़क के उस पार एक बेंच पर जाकर बैठ गया और चुपचाप उस शानदार इमारत को देखता रहा। पिछले जन्म में मैंने इसी जगह को अपना रणक्षेत्र, अपना सब कुछ मान लिया था। यहाँ मैंने अपना खून पसीना एक किया था, अनगिनत रातें जागकर गुजारी थी। यहीं मैं कभी अपने को सबसे ऊपर समझ बैठा था। सोचा था कि मैंने अपना भविष्य अपनी मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है मैं तो बस इस इमारत का एक ऐसा पुरजा था जिसे कभी भी बदला जा सकता था। एक ऐसा बेवकूफ जो पूरी वफादारी से दूसरों के लिए दुल्हन का जोड़ा सीता रहा। मेरा फोन हिला। हान शुए का वीचैट मैसेज था। चेन यू, क्या मेरी माँ तुमसे मिलने आई थी? तुम उनकी बात बिल्कुल मत सुनना, बस वो ऐसी ही हैं। तुम मेरा इंतजार करना, मैं शाम को तुमसे मिलने आती हूँ, हम अच्छे से बात करेंगे। और ठीक उसके बाद एक और मैसेज, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा तले हुए मोमोज खरीदे हैं, अभी अभी बने हैं, शाम को लाती हूँ। स्क्रीन पर लिखे इन शब्दों को देखकर मेरा पेट जोर से मुड़ गया। फिर से वही घिसी पिटी चाल, एक हाथ से तमाचा, दूसरे हाथ से मिठाई, जरा सी सस्ती कोमलता दिखाकर तुम्हें ये एहसास दिलाना कि उसे तुम्हारी परवाह है, ताकि तुम जान देकर उसके लिए काम करते रहो। पिछले जन्म में मैं बिल्कुल ऐसे ही उसके जाल में फंसा हुआ था। जब भी वो मेरे साथ जरा सा अच्छा बर्ताव करती, मैं पिघल जाता और फिर और भी ज्यादा मेहनत करने लगता, बस ये साबित करने के लिए कि उसने मुझे चुनकर कोई गलती नहीं। लेकिन अब मुझे बस सिर्फ घिन आती है। मैंने उसकी प्रोफाइल खोली और बिना एक पल की हिचकिचाहट के संपर्क हटाए का बटन दबा दिया। ये सब करने के बाद मैं उठा, पास ही एक मोबाइल की दुकान में गया और एक नया फोन नंबर ले लिया। फिर टैक्सी करके अपने उस छोटे से किराए के कमरे में वापस आ गया। कमरा छोटा था लेकिन बहुत साफ सुथरा, मैंने ही उसे संभाल कर रखा था। दीवारों पर अब भी हान शुए के साथ मेरी तस्वीरें लगी थीं और शेल्फ पर उसकी दी हुई किताबें रखी थीं। बिना किसी भाव के मैंने उससे जुड़ी एक एक चीज ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाली और एक बड़े से कचरे के थैले में डाल दी। तस्वीरें फाड़ डाली, प्रेम पत्र जला डाले, उसके दिए हुए सस्ते सस्ते गिफ्ट कूड़ेदान में फेंक दिए। और जब मैंने आखिरी चीज, एक फोटो फ्रेम जिसमें उसकी हंसती हुई तस्वीर लगी, उठाकर उस कचरे के थैले में फेंका, तो मुझे लगा जैसे मेरा पूरा वजूद एकदम हल्का हो गया हो, मानो दशकों से जकड़े हुए किसी भारी भरकम बंधन को मैंने अभी अभी उतार फेंका हो। मैंने अपना लैपटॉप खोला और अपना इस्तीफा टाइप कर दिया। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, बस गिनती की कुछ लाइनें। आदरणीय प्रबंधक, मैं चेन यू स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें और ये आज से ही प्रभावी। वेतन के निपटान की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे उनके उस छोटे मोटे वेतन की जरूरत नहीं। मैं तो बस जल्द से जल्द इस जगह और इन लोगों से पूरी तरह से अपना नाता तोड़ लेना चाहता था। एचआर मैनेजर और अपने सीनियर को ईमेल करने के बाद मैंने लैपटॉप बंद किया और अपना पहले से तैयार सूटकेस उठा लिया। उसमें बस कुछ कपड़े और मेरे जरूरी कागजात थे। इस कमरे की बाकी हर चीज, मुझे अब उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए था। बस जैसे अपनी उस बेवकूफी भरी पिछली जिंदगी का सबसे सादा अंतिम संस्कार कर दिया हो। मैं सूटकेस खींचता हुआ बिना पीछे मुड़कर देखे उन जलील यादों से भरे किराए के कमरे से बाहर निकल आया। नीचे उतरते वक्त मेरी नजर एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ी। हान शुए थी। उसके हाथ में तले हुए मोमोज का एक पैकेट था और वो बड़ी बेसब्री से इधर उधर झांक रही। मुझे हाथ में सूटकेस लिए बाहर निकलते देख वो एक पल को ठिठकी, फिर तेजी से मेरी तरफ बढ़ी। चेन यू, तुम कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज में हल्की सी शिकायत और तंज था। मैंने अपने कदम नहीं रोके और न ही उसकी तरफ देखा, बस सीधे उसके बगल से गुजर गया। वो अब भी उतनी ही खूबसूरत थी, बिल्कुल सधे हुए मेकअप के साथ, लेकिन अब मेरी नजरों में इस खूबसूरत चेहरे के पीछे बस स्वार्थ, झूठ और जहरीलापन ही भरा था। क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हान शुए को जब लगा कि मैंने उसे अनसुना कर दिया तो वो थोड़ा भड़क गई। क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मेरी माँ तुमसे मिलने आई थी? मैंने तुमसे कहा था न उनकी बात मत सुनो, मैं जाकर उनसे बात करूंगी। और ये तुम सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो? घर छोड़ने का नाटक? कितने बचकाने हो तुम। उसके लहजे में वही पुराना ऊपर से दान देने का भाव था, जैसे मेरी सारी भावनाएं बस उसी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। वो मुझे कभी नहीं समझ पाई। मैंने उसकी तरफ देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। हान शुए, तुम्हें जानने की उत्सुकता नहीं है कि तुम्हारी माँ ने मुझसे क्या कहा? मैंने अपनी जेब से वो बैंक कार्ड निकाला और उसकी आंखों के सामने हिलाया। तुम्हारी माँ ने मुझे 50,000 रुपए दिए हैं तुम्हें छोड़ देने के लिए। हान शुए के चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। उसने जल्दबाजी में कुछ समझाने की कोशिश की। चेन यू, तुम इस बात को गलत मत समझो। मैंने बीच में ही उसकी बात काट दी। मैंने तो बिल्कुल सही समझा है। मैंने पैसे ले लिए और मैंने उनसे वादा किया है कि मैं यहाँ से कोसों दूर चला जाऊंगा। हान शुए का चेहरा अब गुस्से और शर्म से एकदम तमतमा गया। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह के सौदे को इतनी सफाई से सबके सामने मेज पर रख दूंगा। उसकी नजरों में तो मुझे शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए था, अपमान से भर जाना चाहिए था। तुम उनके पैसे कैसे ले सकते हो? चेन यू, क्या तुम्हारी नजरों में हमारे प्यार की कीमत बस 50,000 है? उसने बड़ी पीड़ा भरे अंदाज में मुझसे सवाल किया। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन रहा हूँ। प्यार? हान शुए, हमारे बीच कभी कोई प्यार था भी? तुम्हारा तथाकथित प्यार बस यही है कि तुम मेरी अच्छाइयों का
और मेरे तुम्हारी कंपनी के लिए जानवर बनकर काम करने का पूरा मजा लो, और साथ ही पलटकर किसी दूसरे मर्द के साथ महंगी गाड़ियों में मौज मस्ती करो। तुम्हारा तथाकथित प्यार बस यही है कि एक तरफ मुझसे आई लव यू का, और दूसरी तरफ ये साजिश रचो कि मेरे मरने के बाद जो कुछ मैंने जान लगाकर खड़ा किया उस पर कैसे पूरे हक से कब्जा जमाया जाए। मेरी आवाज जरा भी तेज नहीं थी, लेकिन मेरा हर एक शब्द बर्फ की नुकीली धार की तरह हान शुए के दिल में धंसता चला गया। उसके चेहरे का रंग लाल से बदलकर अब बिल्कुल मुर्दा सा सफेद पड़ गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी नजरें बेतरतीब होकर इधर उधर भागने लगी और वो मुझसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी। नहीं किया हान शुए, अब नाटक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम असल में कैसी हो ये तुम्हारे अपने दिल से बेहतर और कौन जानता है। और अब मैं भी अच्छी तरह जान गया हूँ। और रही बात इन 50,000 की, तो मेरे हिसाब से इन्होंने हमारे प्यार की कीमत नहीं चुकाई, बल्कि पिछले कुछ सालों से तुम्हारे परिवार के लिए जानवर बनकर काम करने की मेरी बकाया तनख्वाह चुकाई है। भले ही थोड़ी कम है, लेकिन न होने से तो बेहतर ही है। आखिर तुम लोगों की नजरों में मेरी इस जान की कीमत भी तो कोई बहुत ज्यादा नहीं होगी, है ना? ये कहकर मैंने उसके उस बिल्कुल उतरे हुए बेरंग चेहरे की तरफ दोबारा नहीं देखा और अपना सूटकेस लिए बस मुड़कर चल दिया। तुम रुको, अपनी बात साफ साफ बताओ। क्या तुम्हें कुछ पता चल गया है? मैंने पीछे मुड़कर जवाब नहीं दिया, बिना रुके बस चलता रहा और बोला, मुझे सब कुछ पता है। मुझे तुम्हारी सारी साजिशें पता है, मुझे कंपनी की कमजोरियां पता है और तुम्हारा भविष्य भी पता है। मुझे ये भी पता है कि तुम लोग बुलंदियों से कैसे गिरो और कैसे चकनाचूर हो जाओ, और मैं वहां सबसे ऊपर खड़ा एक ठंडे दर्शक की तरह ये सब देख रहा हूंगा। मैंने एक टैक्सी रोकी और सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। वो शहर जहां मैंने कई साल गुजारे थे तेजी से मुझसे पीछे छूटता जा रहा था। मैंने अपना नया फोन निकाला और शीशुआंग बनना के लिए एक हवाई जहाज का टिकट बुक कर लिया। कोई खास वजह नहीं थी, बस मन कर रहा था किसी ऐसी गर्म जगह जाने का जहां जाकर पूरी तरह से बस आराम कर सकूं। आज से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। और रही बात हान शुए और उसके पीछे की उन सब बकवासों की, तो उन्हें उनके अतीत में ही सड़ने दो। फोन पर एक हल्की सी कंपन हुई। किसी अनजान नंबर से एक मैसेज आया था। मैसेज पढ़ते ही मेरे होंठों का ताना और भी गहरा होता गया। मैंने उस नंबर को ब्लॉक किया और अपना फोन बंद कर दिया। खिड़की के बाहर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और पूरे आसमान को एक शानदार सुनहरे संतरी रंग में रंगता जा रहा था। एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। शीशुआंग बनना की हवा नम और गर्म थी और उसमें पेड़ पौधों और भीगी मिट्टी की एक मिली जुली मीठी सी सुगंध घुली हुई थी। मैंने उष्ण कटिबंधीय पेड़ों के झुरमुट के बीच छिपी एक छोटी सी गेस्ट हाउस ढूंढी और वहीं रुक गया। खिड़की खोलते ही हर तरफ बस हरियाली ही हरियाली नजर आती। पहले दिन मैंने कुछ नहीं किया, बस कमरे में पड़ा रहा और सोता रहा, सुबह से शाम तक और फिर शाम से अगली सुबह तक, जैसे मैं अपनी पिछली जिंदगी की सारी उधार की नींद एक साथ चुकता कर रहा हूँ। जब मेरी नींद खुली तो मुझे लगा जैसे मैं फिर से जिंदा हो गया हूँ। वो हड्डियों तक से आती हुई गहरी थकान बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी। मैंने अपना पुराना फोन जो काफी दिनों से बंद पड़ा था ऑन किया और जैसे ही वो चालू हुआ अनगिनत मैसेज और मिस्ड कॉल के नोटिफिकेशन किसी सैलाब की तरह फोन के अंदर घुस आए। ज्यादातर हान शुए और उसकी उन चंद सहेलियों के थे। चेन यू, तुम हो कहाँ? प्लीज जल्दी से मुझे फोन करो। सुनो चेन, तुम मर्द हो या नहीं, कोई बात हो तो सामने आकर मुंह पर बात करो। ऐसे गायब हो जाने में कौन सी बहादुरी है? चेन यू, शियाओ शुए तो तुम्हारे पीछे पागल हुई जा रही है। तुम जल्दी से वापस आ जाओ न, जिद छोड़ो। मैं एक एक करके सब पढ़ता गया, चेहरे पर कोई भाव नहीं लाया। इन सब के बीच कंपनी के HR मैनेजर के भी कुछ मैसेज घुसे हुए थे। चेन यू, हमें तुम्हारा इस्तीफा मिल गया है, लेकिन इस्तीफे की एक प्रक्रिया होती। तुम्हारा इस तरह बिना बताए चले जाना, बिना छुट्टी के गैर हाजिर रहना माना जाएगा और कंपनी तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती। चेन यू, हान बॉस ने तुम्हें तुरंत कंपनी वापस बुलाया है। एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है जिस पर सिर्फ तुम्हें ही काम करना है। चेन यू, अगर तुमने अभी भी वापस नहीं आया तो कंपनी तुम्हें स्वतः निष्कासित मान लेगी और इसका तुम्हारे पूरे करियर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। धमकी, लालच, वही पुरानी घिसी पिटी चाल। मैंने बस एक हल्की सी हंसी छोड़ और इन सारे मैसेज को एक साथ डिलीट कर दिया। और फिर मेरे पास जो थोड़ी सी पूंजी बची थी, मैंने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें जमाई और मेरे दिमाग में पिछली जिंदगी की यादें बिजली की रफ्तार से घूमने लगी। मेरे इस पुनर्जन्म का सबसे बड़ा सुनहरा मौका यही जानकारी का फर्क था। मुझे पूरी तरह मालूम था कि आने वाले कुछ सालों में कौन से शेयर सीधे आसमान छुएंगे और कौन से उद्योग सबसे आगे निकल जाएंगे। मैंने कार्ड में पड़े अपने 50,000 रुपए 2 हिस्सों में बांट दिए। उसमें से 20,000 मैंने बिना एक पल की झिझक के एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयरों में पूरे के पूरे झोंक दी जो अभी बिल्कुल मामूली और अनजान लगती थी। लेकिन मुझे पता था कि 6 महीने बाद एक बड़ी तकनीकी सफलता की वजह से इसके शेयरों की कीमत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ने वाली है और बाकी बचे 30,000 मैंने कुछ खास जरियों से पूरे के पूरे बिटकॉइन में बदल दिए। ये सब करने
करने के बाद मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और एक गहरी आराम भरी अंगड़ाई ली। अब बस चुपचाप बैठकर इसे फलता फूलता देखना था और मैं अपनी उस जिंदगी का पूरा मजा लेने वाला था जो मैंने कभी जी ही नहीं था। अगले पूरे 1 महीने मैंने अपने आप को बिल्कुल खाली कर दिया। मैं शीशुआंग बन्ना के एक एक गांव में घूमता रहा, हाथी देखे, मोर देखे, वहां के लोगों के साथ बैठकर चावल की शराब पी और हाथ से बना खाना खाया। मैं उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान गया और वहां तरह तरह के अजीबोगरीब पेड़ पौधे देखे। प्रकृति की उस अद्भुत कारीगरी को बहुत करीब से महसूस किया। मैंने एक मोटरसाइकिल किराए पर ली और पहाड़ी टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर बिना किसी मंजिल के यूं ही चलता रहा। तेज हवा मेरे कानों के पास से सनसनाती गुजरती और अपने साथ मेरी सारी परेशानियां और सारी थकान बहा ले जाती। मैं अब वो चेन यू नहीं था जो किसी प्रोजेक्ट की वजह से हमेशा परेशान और तनाव में रहता था, और न ही वो चेन यू था जो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए मिट्टी में मिल जाता था। मैं था एक आजाद रूह जो सिर्फ अपने लिए जी रही थी। इसी दौरान कभी कभी मैं अपना पुराना फोन ऑन कर लेता और उन लोगों की प्रतिक्रियाएं देखता। हान शुए के मैसेज पहले की बेचैनी और गुस्से से हटकर अब माफी मांगने और कमजोरी दिखाने में तब्दील हो चुके थे। चेन यू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम प्लीज वापस आ जाओ ना, हम दोबारा से सब कुछ नए सिरे से शुरू करते हैं। ली हाई के साथ सच में मेरा कुछ भी नहीं है, तुम मेरा यकीन करो। उस दिन वो बस जिद करके मुझे घर छोड़ने आया था। तुम्हारे बिना इतने सारे दिनों में मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। तुम जल्दी से वापस आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर पिछले जन्म में ये शब्द पढ़ता तो शायद मेरा दिल तुरंत पिघल जाता। मैं फौरन टिकट खरीद कर वापस उड़ाता और जाकर उसके सामने घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगता। लेकिन अब मुझे तो बस हंसी आती है। उसे मेरी कोई याद नहीं आ रही। उसे तो बस उस औजार की याद आ रही थी जो उसकी हर बात मानता था, जो उसके पूरे परिवार के लिए जानवर बनकर काम करता था और जो उसकी हर मुसीबत पल भर में हल कर दिया करता था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मजे ले लेकर उसके इस अकेले के अभिनय को चुपचाप देखता रहा। 1 महीने बाद मैंने चेंगदू के लिए उड़ान भर। चेंगदू में आकर मैं पूरी तरह से एक फालतू इंसान बनकर रह गया। मेरी हर दिन की जिंदगी बस खाने पीने और सड़कों पर घूमने में गुजरती। हॉट पॉट, चुआन चुआन, जो भी चीजें मैंने पिछली जिंदगी में सिर्फ टीवी के फूड शोज में देखी थी, वो सब जाकर अपनी जबान से चखी। मैं चौड़ी संकरी गलियों में गया, पुराने बाजारों में गया और पीपल्स पार्क के चाय घर में बैठकर ढक्कन वाली चाय की प्याली पीता रहा। वो आराम तलब और बाजार की रौनक से भरी जिंदगी मुझे पूरी तरह अपने में डुबो चुकी। फिर 1 महीना और बीता तो मुझे एक ऐसा फोन आया जिसकी उम्मीद मुझे पहले से ही थी। हान ग्रुप में मेरा इकलौता दोस्त था झांग वेई। वो एक टेक्निकल गीक था, बहुत सीधा साधा। पिछली जिंदगी में जब मुझे सबने छोड़ दिया था तो बस वही एक था जो मुझसे 2-4 बातें कर लिया करता था। यूगे, तुम इस वक्त कहाँ हो? झांग वेई की आवाज में एक हल्की सी हिचकिचाहट थी। बाहर घूम रहा हूँ भाई। क्या हुआ? मैंने हंसते हुए पूछा। तुम सच में कंपनी छोड़कर चले गए? हाँ यार, इस्तीफा दे दिया। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी रही। फिर झांग वेई ने थोड़ा धीमे से कहा, यूगे, कंपनी में शायद कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैंने अपनी एक भौं को हल्के से ऊपर उठाया और हैरानी का नाटक करते हुए पूछा, मुसीबत? कैसी मुसीबत? हान ग्रुप तो बिल्कुल ठीक चल रहा था ना। छोड़ो यार। झांग वेई ने एक भारी सांस छोड़ी। तुम्हारे जाने के बाद जो स्टार प्रोजेक्ट तुम संभाल रहे थे, हान बॉस ने वो सीधे ली हाई को पकड़ा दिया। मैं जानबूझकर अनजान बनते हुए बोला, वही जो हान शुए का वो दोस्त है? हाँ, वो दोस्त है। का लहजा अचानक तमतमा उठा। वो आदमी तो पूरा का पूरा घोर निकम्मा निकला। कुछ भी समझ नहीं है उसे, बस अपनी मनमानी करता है। तुमने जो प्रोजेक्ट का ढांचा इतनी मेहनत से खड़ा किया था, उसने उसकी तो पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी और कहता है तुम्हारी सोच बहुत पुराने जमाने की थी, इसे इंटरनेट वाली सोच से चलाने की जरूरत है। मैंने बड़े आराम से पूछा, और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि प्रोजेक्ट के पहले चरण के डेमो में ही पूरी तरह से पानी फिर गया। हमारे पार्टनर बहुत नाराज हैं, कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हैं और वो अपना सारा सहयोग वापस लेने की बात सोच रहे हैं। अब तो पूरी कंपनी में हाहाकार मचा हुआ है। हान बॉस के तो परेशानी से होंठ तक फट गए। मैंने अपनी चाय की प्याली उठाई और तैरती हुई चाय की पत्तियों को हल्के हल्के फूंक मारी। मेरे होंठों के कोने पर एक ऐसी मुस्कान उभर आई जिसे कोई भी देख नहीं सकता था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा मैंने सोचा था। वो स्टार प्रोजेक्ट हान ग्रुप के अगले कुछ सालों का सबसे बड़ा बदलाव था और पिछली जिंदगी में मेरी अपनी जान से भी बढ़कर सबसे बड़ी मेहनत का नतीजा। उस प्रोजेक्ट की अंदरूनी तकनीक और उसे आगे बढ़ाने की पूरी योजना बस सिर्फ मुझे ही पूरी तरह से मालूम थी। और जब मैं गया था तो मैंने जानबूझकर कुछ ऐसी पेचीदगियां छोड़ दी थीं जिन्हें सिर्फ मैं ही समझ सकता था, और कुछ ऐसे तकनीकी पहलू जो देखने में तो बहुत छोटे थे लेकिन असल में सबसे ज्यादा अहम थे। ली हाई जैसा अधूरा ज्ञान रखने वाला इंसान भला इन्हें कैसे पकड़ पाता? वो तो बस जल्दबाजी में मुझसे बेहतर साबित होना चाहता था, तो जाहिर है वो बड़े बड़े बदलाव करता और उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाता। यूगे, झांग वेई की आवाज में अब एक गिड़गिड़ाहट सी आ गई थी। हान शुए और बाकी सब लोग तुम्हें हर तरफ ढूंढ रहे हैं। हान शुए आज भी कंपनी में मेरे पास आई थी और पूछ रही थी कि क्या मुझे पता है तुम कहाँ हो? यूगे, क्या तुम एक बार वापस आकर
नहीं देख सकते? मैंने एक हल्की सी हंसी छोड़ी। वापस जाकर क्या करूं? उस बेवकूफ की गड़बड़ी ठीक करूं? लेकिन आखिर कंपनी तो वही जगह है जहां तुमने इतने साल काम किया है। और हान शुए, वो मैंने बीच में ही उसकी बात काट दी। मेरा और हान शुए का रिश्ता खत्म हो चुका है और अब हान परिवार की कंपनी चाहे मरे या जी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। झांग वेई एकदम सकते में आ गया। रिश्ता खत्म? कब? जिस दिन मैं वहां से चला था उसी दिन। इसलिए आगे से अगर वो लोग तुमसे पूछे तो बस कह देना कि तुम्हें कुछ नहीं पता और मुझे दोबारा ऐसा कोई फोन मत करना। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। झांग वेई एक अच्छा इंसान है, लेकिन मैं उसे इस झमेले में नहीं खींचना चाहता। मेरा बदला, ये मेरा अपना निजी मामला है। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गया और अपने सिर के ऊपर धुंधले पड़ते आसमान को देखने लगा। लेकिन मेरा मन बिल्कुल साफ मौसम सा खिला हुआ था। मैं पूरे चेंगदू के आसपास हर तरफ घूम आया और मेरा दिल मेरी सोच के दायरे के साथ साथ और भी ज्यादा शांत और स्थिर होता गया। पिछली जिंदगी की सारी नफरत जैसे मेरे सीने में सालों से रखी एक भारी भरकम चट्टान थी और अब वो चट्टान धीरे धीरे टूट रही थी और मिट्टी बनकर हवा में उड़ रही थी। मैं अब बदला लेने के लिए नहीं जी रहा था, मैं तो बस इस नई अनमोल जिंदगी का पूरा आनंद लेने के लिए जी रहा था। और बदला, वो तो बस रास्ते में मिल गया, एक साइड डिश की तरह है, इस शानदार सफर का मजा दोगुना करने वाला। 2 महीने बाद मैंने शेयर बाजार में जो 20,000 लगाए थे वो 5 गुना बढ़कर 1 लाख रुपए हो चुके थे। मैंने बिना एक पल की झिझक के पूरे बेच डाले और फिर अपनी याददाश्त के मुताबिक एक दूसरी दवा कंपनी में सब लगा दिए जो बस फूटने ही वाली थी। और जो 30,000 के बिटकॉइन मैंने पहले खरीदे थे उनकी कीमत भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने लगी थी। सब कुछ बिल्कुल मेरी सोच के मुताबिक हो रहा था और अब मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं सोच ही रहा था कि अतीत के लोग और बातें मुझसे बहुत बहुत पीछे छूट चुकी हैं। तभी एक बिन बुलाए मेहमान ने मेरी इस शांति को आकर तोड़ दी। उस दिन मैं किंघाई झील के किनारे एक छोटे से कस्बे में था और खाना खाने के लिए एक तिब्बती रेस्तरां ढूंढा था। अभी मैं बैठा ही था कि दरवाजे पर एक जानी पहचानी लेकिन पूरी तरह अजनबी सी लगती एक शक्ल आती हुई दिखी। हान शुए थी। वो बहुत दुबली हो गई और काफी कमजोर भी लग रही थी। पहले जैसा निखरा हुआ मेकअप पूरी तरह गायब था। उसकी जगह चेहरे पर बस एक गहरी थकान लटक रही थी। ये मुझे ढूंढती हुई यहाँ तक कैसे पहुंच गई? मेरे मन में एक हल्की सी हैरानी की लहर उठी। लेकिन फिर मैंने सोचा, हान परिवार की ताकत से अगर वो सच में किसी को ढूंढना चाहे तो देर सवेर मिलना तो तय ही था। या शायद मैं भी कहीं न कहीं यही चाहता था कि वो मुझे इस हालत में देखे। वो भी साफ तौर पर मुझे देख चुकी। उसकी आंखें एक झटके से चमक उठी और वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगी। चेन यू, उसकी आवाज में सिसकियां घुली हुई थी। मैं अपनी जगह से नहीं उठा, बस चुपचाप उसे देखता रहा। वो मेरे सामने आकर रुकी और उसकी आंखों से आंसू टूटे हुए मोतियों की तरह बहने लगे। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन मैंने बिना कोई हरकत की बस अपना हाथ पीछे हटा लिया। मेरी इस ठंडी प्रतिक्रिया ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। वो बेचैनी से बोली। मैंने उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को देखा लेकिन मेरे दिल में जरा सी भी हलचल नहीं हुई। मैंने बिल्कुल रूखे अंदाज में पूछा, हान मिस? ये संबोधन सुनते ही वो पूरी तरह सकते में आ गई। उसने अविश्वास से भरकर मुझे देखा। चेन यू, तुमने मुझे क्या कहा? क्या तुम हान मिस नहीं हो? मैंने पलट कर सवाल किया। मैं हान शुए, तुम्हारी शियाओ शुए। हान शुए, तो तुम मुझसे मिलने किस लिए आई हो? मेरी ये बेरुखी और ये साफ दूरी आखिरकार उसे एहसास करा गई कि मैं कोई नखरे नहीं कर रहा हूँ। मैं सच में बदल गया हूँ। उसके आंसू धीरे धीरे रुकने लगे और उनकी जगह एक गहरी दबी हुई घबराहट ने ले ली। चेन यू, कंपनी पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। स्टार प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल हो गया। पार्टनर अपना सारा निवेश वापस लेना चाहते हैं और हमसे बहुत भारी भरकम हर्जाना भी मांग रहे हैं। मैंने बस की हल्की सी आवाज दी और अपनी चॉपस्टिक उठाकर बीफ का एक टुकड़ा उठाया और आराम से चबाने लगा। स्वाद तो बहुत अच्छा है, काफी चबाने लायक है। मेरी इस प्रतिक्रिया ने एक बार फिर उसकी सारी सोच से परे जाकर उसे चौंका दिया। उसने सोचा होगा मैं हैरान रह जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा और पहले की तरह तुरंत कंपनी की इस मुसीबत को अपनी निजी मुसीबत समझकर हल करने में जुट जाऊंगा। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बस ऐसे शांत बैठा था जैसे कोई ऐसी कहानी सुन रहा हूँ जिसका मुझसे दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं। चेन यू, वो आखिरकार अपने ऊपर काबू नहीं रख पाई और उसकी आवाज एकदम से ऊंची हो गई। तुम सुन भी रहे हो जो मैं कह रही हूँ? कंपनी पूरी तरह डूब जाएगी। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने सिर उठाकर सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे परिवार की कंपनी डूब रही है तो इसमें मेरा क्या? तुम्हारा क्या मतलब? तुम भी तो कंपनी का एक हिस्सा थे। स्टार प्रोजेक्ट ये तो तुम्हारी अपनी देन है। बस सिर्फ तुम ही इसे बचा सकते हो। बस सिर्फ तुम ही हमारी कंपनी को बचा सकते हो। हान शुए, क्या तुम भूल गई? मैंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और नैपकिन से अपना मुंह पोंछा। पहली बात, मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। अब मैं हान ग्रुप का कर्मचारी नहीं हूँ। और दूसरी बात, तुम्हारी माँ ने मुझे 50,000 रुपए दिए थे ताकि मैं यहाँ से कोसों दूर चला जाऊं। मैं तो बस अपना वो वादा निभा रहा हूँ। हान शुए का चेहरा एक बार फिर बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस बात को
इस तरह पूरे हक और दावे के साथ सामने रख दूंगा। वो मेरी माँ ने किया था, मैंने नहीं। उसने जल्दी जल्दी सफाई देने की कोशिश की। वो पैसे मैं तुम्हें 2 गुना नहीं 10 गुना लौटा सकती हूँ, बस तुम एक बार कंपनी की मदद करने के लिए वापस आ जाओ। मैं जोर से हंस पड़ा। हानशुए, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अब भी उन थोड़े से पैसों की परवाह करता हूँ? मैंने उसकी तरफ देखा। अब मेरी नजरों में बस उसके लिए तरस भरा था। क्या तुम अब तक नहीं समझी? मैं पैसों की वजह से नहीं गया था, मैं इसलिए गया था क्योंकि मैं अब और बेवकूफ नहीं बनना चाहता था। चेन यू, जानते हो इस वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है? मैंने बीच में ही उसे टोक दिया। वो ये कि तुम बिल्कुल बेबस होकर मुझसे मदद मांगने आई हो, लेकिन फिर भी ऐसे खड़ी हो जैसे तुम मुझ पर कोई एहसान कर रही हो। तुम्हें ये सोचने का हक किसने दे दिया कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा? किस भरोसे पर? उस बचकाने झूठे प्यार की बुनियाद पर, या बस अपने इस खूबसूरत चेहरे के दम पर? मेरी ये बातें किसी नुकीली तलवार की तरह सीधे उसके दिल में उतरती चली गईं। उसे शायद आज तक कभी किसी ने इस तरह जलील नहीं किया था। आखिर वो तो हमेशा से सबकी चहेती राजकुमारी ही रही थी। उसने मुझे देखा, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन बहुत देर तक वो एक भी शब्द बोल नहीं पाई। मुझे लगा था वो गुस्से से आग बबूला होकर मुंह फेर कर चली जाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिंदगी की इस बड़ी सच्चाई के आगे उसका तथाकथित स्वाभिमान अब बिल्कुल बेकार था। उसने एक गहरी सांस ली, मेरे बिल्कुल करीब आई और झुककर एक ऐसे लहजे में जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना था, लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली, चेन यू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज बस तुम मेरी मदद कर दो। तुम जो भी कहोगे मैं वो सब करूंगी। उसकी आवाज में एक गहरी कांपी थी और उसकी आंखों में बस निराशा और एक आखिरी बेताब जद्दोजहद झलक रही थी। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गया और मेरे होठों पर एक गहरी मजाकिया मुस्कान उभर आई। जो भी कहूं करोगी? हानशुए का शरीर एक पल को बिल्कुल जड़ हो गया। वो मेरे इस इशारे का मतलब बिना कहे बखूबी समझ गई। उसके चेहरे पर जिल्लत और एक जबरदस्त झिझक की लहर साफ दौड़ गई। उसने अपने निचले होंठ को जोर से दांतों तले दबाया और बस सिर हिला दिया। मैं जोर से हंस पड़ा, एक खिलंदड़ी दिल खोलकर ठहाके वाली हंसी। एक वक्त था जब उसका हाथ छूने के लिए भी मुझे 1000 बार सोचना पड़ता था, कहीं उसे जरा सी भी बुरी न लग जाए। और आज वो खुद अपने आप को एक सौदे की चीज की तरह मेरे सामने पेश कर रही थी। बस कह देने से कुछ नहीं होता, कुछ तो अपनी सच्चाई दिखानी पड़ेगी ना। मैंने अपनी एक उंगली उठाई और हल्के से अपने होठों की तरफ इशारा कर दिया। मेरा ये इशारा बहुत हल्का फुल्का था, लेकिन जिल्लत से पूरी तरह भरा हुआ। हानशुए का चेहरा गुस्से से एकदम तमतमा उठा। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चेन यू, वही चेन यू जो कभी उसकी हर बात सिर आंखों पर रखता था और जरा सी भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता था, आज ऐसी शर्मनाक मांग कर सकता है। आसपास बैठे कुछ लोग हमारी तरफ हो रही इस हलचल को देखकर उत्सुकता से हमें ही ताकने लगे। उसका शरीर हल्के हल्के कांप रहा था। मुझे पता था वो अंदर ही अंदर बहुत उलझन में है। एक तरफ उसके परिवार की हस्ती और उसकी आने वाली पूरी जिंदगी की शान ओ शौकत थी, और दूसरी तरफ उसका वो बचा खुचा बेचारा सा स्वाभिमान। मैंने भी उस पर कोई जल्दबाजी नहीं डाली, बस ऐसे ही मजे लेते हुए उसे चुपचाप देखता रहा। आखिरकार उसने जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया, अपनी आंखें बंद की और कांपते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ झुकती चली आई। उसके होंठ बिल्कुल ठंडे और सख्त थे और उनमें एक बेबसी भरी सीलन थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और न ही अपनी आंखें बंद। मैं तो बस अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर बिल्कुल ठंडी स्थिर नजरों से उसे लगातार देखता रहा। उसकी उस जलील और सफेद पड़ चुकी शक्ल को देखता रहा, उसकी बंद पलकों की उस हल्की हल्की कंपी को देखता रहा। और जब वो पीछे हटने लगी तो मैंने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर के पीछे से जोर से पकड़ लिया और इस चुंबन को और भी गहरा कर दिया। उसका पूरा शरीर एक झटके में अकड़ गया। उसने छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने उसे बुरी तरह जकड़ कर रखा। मेरी हर हरकत रूखी और सीधी थी, जरा सी भी कोमलता नहीं थी, बस बदले की एक धधकती आग भरी हुई। काफी देर बाद मैंने उसे छोड़ा। वो लड़खड़ाती हुई 2-3 कदम पीछे हटी। उसने बड़ी भारी और दबी आवाज में पूछा। मैंने रुमाल उठाकर बड़े आराम से अपने होंठ पहुंचे और कहा, मैंने कहा था ना, करना है तो पूरा कर। चल होटल चलते हैं, मुझे अच्छी तरह देखना है कि तुम्हारी ये सच्चाई आखिर कितनी गहरी है। हानशुए का शरीर एक जोर का झटका खाकर डगमगा गया और वो लगभग गिरते गिरते बची। उसने
मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई शैतान हूँ। चेन यू, क्या तुम्हें सच में ऐसा करना जरूरी है? नहीं तो क्या तुम्हें लगता है तुम बाजार से सब्जी खरीद रही हो? हान शुए, अपनी ये बेचारगी भरी शक्ल बंद कर और सीधी बात समझो। अभी तुम मुझसे मदद मांग रही हो, मैं तुमसे नहीं। तुम्हारे पास मुझसे कोई भी शर्त रखने का जरा सा भी हक नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बस सिर हिला दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं हंस पड़ा, लेकिन उस हंसी में जरा सी भी गर्मजोशी नहीं। मैं उसे लेकर रेस्तरां से बाहर निकल आया। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी जो उसके कपड़ों को जोर जोर से फड़फड़ा रही थी। वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी, बिल्कुल एक बिना रूह की कठपुतली की तरह। मैं उसे किसी 5 सितारा होटल में नहीं ले गया, बल्कि मैंने उसी छोटे से कस्बे में एक सबसे पुराना और सबसे सस्ता सा एक होटल ढूंढ लिया। कमरा बहुत छोटा था और सारा सामान बिल्कुल घटिया किस्म का। अंदर घुसते ही हान शुए का माथा बुरी तरह सिकुड़ गया और उसके चेहरे पर बिना छुपाए गई नफरत साफ साफ दिखने लगी। ये क्या? यही मैं उस कुर्सी पर जा बैठा जो देखने में किसी भी वक्त टूट सकती थी और अपनी एक टांग पर दूसरी टांग चढ़ा ली। हान बड़ी बेटी को तो हमेशा प्रेसिडेंट स्वीट में रहने की आदत है। ऐसी जगह तुम्हें जरा भी पसंद नहीं आ रही? मैं बता रही हूँ। वो चुपचाप खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और मुझे पीठ दिखाकर बाहर सुनसान नजारों को देखने लगी, बिल्कुल बिना हिले डुले। मैंने भी उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया और अपना फोन निकालकर अपने शेयरों का हालचाल देखने लगा। वो दवा कंपनी ठीक जैसा मैंने सोचा था, उन्हीं दिनों एक बहुत बड़ी खुशखबरी सार्वजनिक हुई थी और उसके शेयर लगातार कई दिनों से अपर सर्किट पर थे। मेरे 1 लाख रुपए अब बढ़कर 3 लाख रुपए हो चुके थे। मैंने स्क्रीन पर उछलते हुए उन अंकों को देखा और मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। ये एहसास हान शुए से बदला लेने से कहीं ज्यादा सुकून और संतोष देने वाला था। न जाने कितनी देर बाद बाहर धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। कमरे में लाइट नहीं जली थी तो थोड़ा धुंधला सा हो गया था। हान शुए अब भी खिड़की के पास ही खड़ी थी। इधर आओ, मैंने कहा। उसका शरीर एक जोरदार झटके से कांपा, लेकिन फिर भी वो धीरे से पलटी और धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी। उस धुंधली धुंधली रोशनी में मैं उसके चेहरे के भाव ठीक से नहीं देख पा रहा था, बस उसकी आंखें साफ दिख रही थीं, बिल्कुल खाली और पूरी तरह से बेजान। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं उठा और कदम दर कदम उसकी तरफ बढ़ता गया। वो सहज भाव से पीछे की तरफ खिसकती गई जब तक कि उसकी पीठ ठंडी दीवार से जाकर नहीं लगी। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी ठुड्डी को जोर से पकड़ लिया और जबरदस्ती उसका सिर ऊपर उठाकर मुझे देखने पर मजबूर कर दिया। हान शुए, जानती हो मैंने कितनी बार इस एक दिन का ख्वाब देखा है। मैंने सोचा था तुम्हें अपना बनाऊंगा, तुम मेरे लिए रोओगी, मुझसे गिड़गिड़ाओगी, लेकिन अब तुम्हारे इस चेहरे को देखकर मुझे बिल्कुल भी कोई मजा नहीं आ रहा। मैंने अपना हाथ ढीला छोड़ दिया और एक कदम पीछे हट गया। अपने और उसके बीच की वो दूरी वापस बना ली। वो पूरी तरह अवाक रह गई और बस हैरानी से मुझे देखने लगी। मैंने अपनी जेब से अपना बटुआ निकाला और उसमें जितने भी कैश थे, शायद कुछ 1000 रुपए, सब बाहर निकाल ली। फिर मैंने एक एक करके वो सारे नोट उसके चेहरे पर जोर से दे मारे। ये पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी आवाज बिल्कुल बर्फ सी ठंडी और तीखी थी। तुम्हें लगता था ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? तुम सोचती थी ना कि बस तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा कुर्बान करना है और मैं एक बेवकूफ की तरह वापस जाकर तुम्हारे परिवार के लिए फिर से जानवर बनकर काम करने लगूंगा? तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझ रखा है हान शुए, और मुझे बहुत ज्यादा छोटा। मैं तुम्हें आज यहाँ इसलिए नहीं लाया कि सच में तुम्हारे साथ कुछ करूं। मैं तो बस तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि तुम्हारी नजरों में तुम्हारी ये तथाकथित कुर्बानी मेरी नजरों में कितनी सस्ती है और कितनी हास्यास्पद है। उसके चेहरे पर सबसे पहले एक गहरा सदमा उभरा, फिर जिल्लत और आखिर में एक पूरी तरह से टूट जाने वाली बेबस हार। वो धीरे धीरे नीचे बैठ गई, अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर दिल दहला देने वाली रोने लगी। मैं बिल्कुल ठंडी नजरों से उसे देखता रहा। मेरे मन में जरा सी भी दया नहीं थी। ये सब उसकी अपनी करनी का फल था। मैं मुड़ा और बिना पीछे देखे दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। जब मैं होटल के गेट तक पहुंचा तो मेरे पीछे से उसकी बेकाबू चीखती हुई पूछा, चेन यू, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? मैंने अपने कदम रोके, बिना पीछे मुड़े, बिल्कुल सपाट और भारी अंदाज में कहा, रास्ता तुमने खुद चुना था, अब कभी पछताना मत। ये कहकर मैं बड़े बड़े कदमों से रात के गहरे अंधेरे में पूरी तरह गुम हो गया। मेरे पीछे उसकी वो निराशा भरी टूटती आवाज धीरे धीरे दूर और बहुत दूर होती चली गई।